एवरीवन, आप देख रहे हैं द रॉयल स्टडी यूट्यूब चैनल। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं सेमेस्टर 4 ज्योग्राफी प्रैक्टिकल, जिसमें से पार्ट 1, पार्ट 2 और पार्ट 3 कंप्लीट हो चुका है और आज हम लोग पार्ट 4 देखने वाले हैं। तो पार्ट 1, 2 और 3 में क्या क्या टॉपिक हम लोग कवर किए, तो उसमें पार्ट 1 में हम 2 टॉपिक, पार्ट 2 में 2 टॉपिक और पार्ट 3 में जो है वो 2 टॉपिक कवर किए हैं। टोटल 6 टॉपिक जो है वो कवर हो चुका है और बाकी ये जो 3 टॉपिक बचा है वो आज की क्लास में हम लोग कंप्लीट करेंगे। जो क्या है, इंटरप्रिटेशन एंड नेमिंग ऑफ साइक्लोन्स एंड साइक्लोन्स स्केल और जियोलॉजिकल क्रॉस सेक्शन और फूड चेन एंड फूड वेब। तो ये जो 3 टॉपिक हैं वो आज हम लोग कवर करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो हमारा पहला टॉपिक है इंटरप्रिटेशन एंड नेमिंग ऑफ साइक्लोन्स एंड साइक्लोन्स स्केल। चक्रवात, जिसे हम इंग्लिश में क्या कहते हैं, साइक्लोन कहते हैं। तो चक्रवात क्या होता है? चक्रवात एक बहुत ही शक्तिशाली और विनाशकारी तूफान है जो निम्न वायु दाब यानी लो प्रेशर के केंद्र के चारों ओर तेज हवाओं के घूमने से बनता है। कैसे बनता है चक्रवात? तो यह निम्न वायु दाब के केंद्र के चारों ओर तेज हवाओं के घूमने से बनता है और यह मुख्यतः उष्णकटिबंधीय महासागरों में विकसित होती है। तो चक्रवात जो होता है वो कौन से महासागरों में विकसित होती है? उष्णकटिबंधीय महासागरों में विकसित होती है। ये जो है वो वाइवा क्वेश्चन में पूछा जा सकता है कि चक्रवात कौन से महासागर में विकसित होता है। इंटरप्रिटेशन ऑफ साइक्लोन्स यानी कि साइक्लोन्स, चक्रवातों की व्याख्या। तो इंटरप्रिटेशन ऑफ साइक्लोन क्या है, मतलब चक्रवातों की व्याख्या। तो चक्रवात की व्याख्या जो है वो मौसम मानचित्र, उपग्रह चित्र और मौसम डेटा के आधार पर की जाती है। किसके आधार पर साइक्लोन की व्याख्या की जाती है? तो मौसम मानचित्र के आधार पर, उपग्रह चित्र के आधार पर और मौसम डेटा के आधार पर की जाती है। साइक्लोन की पहचान के मुख्य संकेत, यानी कैसे पता चलता है कि साइक्लोन जो है वो आने वाला है या चक्रवात आने वाला है, तो हमें पता चलती है कम वायु दाब का क्षेत्र बन जाता है। तो मानचित्र में बंद समदाब रेखाएं यानी कि आइसोबार्स जो होते हैं वो दिखाई देती हैं। जहां हमें मानचित्र में ऐसे बंद समदाब रेखाएं दिखाई जाएंगी, जैसे समदाब रेखाएं जो होती है ऐसे करके दिखाया जाता है। तो जहाँ पे बंद समदाब रेखाएं दिखाई जाएगी वो क्षेत्र जो होता है वहाँ पे लो प्रेशर होता है और वहाँ पे चक्रवात आने की संभावना ज़्यादा होती है। तेज हवाएं, चक्रवात आने से पहले क्या होती है, बहुत ज़्यादा तेज हवाएं चलने लगती हैं। हवाएं केंद्र की ओर घूमती हुई चलती हैं। घनी बादल संरचना, सर्पिल आकार के बादल दिखाई देते हैं। बादल कैसे दिखाई देते हैं? सर्पिल आकार के ऐसे 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 ऐसे। तो इस प्रकार से अगर बादल दिखाई दिए तो वो मतलब चक्रवात का प्रतीक होता है। भारी वर्षा, जहाँ पे चक्रवात आती है वहाँ पे बहुत ज़्यादा वर्षा होती है। केंद्र और उसके आसपास अत्यधिक वर्षा होती है। और 5वां, आई ऑफ द साइक्लोन यानी कि चक्रवात की आँख। शक्तिशाली चक्रवात में बीच में शांत क्षेत्र पाया जाता है। कैसा क्षेत्र पाया जाता है? वहाँ पे एकदम शांत क्षेत्र पाया जाता है। कहाँ पे? चक्रवात की आँख में। नेमिंग ऑफ साइक्लोन्स यानी चक्रवातों का नामकरण। चक्रवातों का नामकरण कैसे किया जाता है? तो चक्रवातों को पहचानने के लिए और चेतावनी प्रणाली को सरल बनाने के लिए इसका नामकरण किया जाता है। कोई पूछेगा कि चक्रवात का नामकरण क्यों किया जाता है, तो उसका आंसर देना है हमें कि चक्रवातों को पहचानने के लिए और चेतावनी प्रणाली को सरल बनाने के लिए ही चक्रवातों का नामकरण किया जाता है। साइक्लोन नेमिंग सिस्टम। तो साइक्लोन नेमिंग सिस्टम क्या है? चक्रवातों के नाम जो हैं वो विश्व मौसम संगठन यानी कि WMO, वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा निर्धारित सूची से लिए जाते हैं। तो चक्रवात का जो नाम है वो किसकी सूची से लिया जाता है? वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन की सूची से लिया जाता है। ये एक सूची तैयार करता है जिसमें बहुत सारे नाम होते हैं। जैसे जैसे चक्रवात आता है वैसे वैसे उस सूची से जो नाम है वो दिए जाते हैं। हर महासागर ये क्षेत्र का मतलब हर महासागर क्षेत्र के लिए अलग अलग नाम सूची होती है, अलग अलग नाम की जो है वो सूची होती है। भारत में चक्रवातों का नामकरण IMD कौन करता है? IMD करता है, यानी इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट जो है वो भारत में चक्रवातों का नामकरण करता है। चक्रवात का जो नाम होना चाहिए वो कैसा होता है? छोटे होने चाहिए, सरल और स्थानीय भाषाओं से चुने जाते हैं। चक्रवात का जो नाम है, जैसे फॉर एग्जांपल हुदहुद चक्रवात, इस प्रकार से जो चक्रवात है तो छोटे होने चाहिए, सरल होने चाहिए और स्थानीय भाषाओं से चुने जाते हैं। तो ये है चक्रवात फानी जो 2019 में आया था। एग्जाम्पल के लिए कुछ एग्जाम्पल्स हैं चक्रवात के। तो चक्रवात फानी जो 2019 में आया था। चक्रवात अम्फान ये कब आया था? 2020 को आया था। चक्रवात यास ये 2021 को आया था। चक्रवात तेकते 2021 को आया था और चक्रवात बिजरजॉय 2023 को आया था। पूछा भी जा सकता है कि कौन सा चक्रवात जो है वो किस वर्ष आया था। जैसे फॉर एग्जांपल के लिए चक्रवात बिजरजॉय कब आया था? तो वो 2023 को आया था। अब पढ़ेंगे साइक्लोन स्केल क्या है।
तो साइक्लोन स्केल का प्रयोग जो होता है वो चक्रवात की तीव्रता को मापने के लिए किया जाता है। चक्रवात की तीव्रता को मापने के लिए किस स्केल का प्रयोग किया जाता है? तो साइक्लोन स्केल का। यह मुख्यतः हवा की गति यानी विंड स्पीड पर आधारित होती है। किस पर? तो विंड स्पीड पर आधारित होती है। भारत में चक्रवातों की तीव्रता को मापने के लिए भारतीय मौसम विभाग यानी कि इंडियन मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन की साइक्लोन स्केल का प्रयोग किया जाता है। किसके साइक्लोन स्केल का प्रयोग किया जाता है? तो IMD के साइक्लोन स्केल का प्रयोग किया जाता है। किसे मापने के लिए? तो भारत में चक्रवातों की तीव्रता को मापने के लिए। IMD साइक्लोन क्लासिफिकेशन। तो ये चक्रवातों के प्रकार हैं। इधर जो है वो चक्रवातों के प्रकार है और इधर हवाओं की गति है यानी विंड स्पीड है। तो लो प्रेशर एरिया, लो प्रेशर एरिया जो है सबसे पहले लो प्रेशर एरिया बनता है, उसके बाद डिप्रेशन होता है, मतलब डिप्रेशन बनता है, डिप्रेशन क्षेत्र बनता है, उसके बाद डीप डिप्रेशन एरिया बनती है, उसके बाद साइक्लोनिक स्टॉर्म होता है, फिर सेवरे साइक्लोनिक स्टॉर्म यानी प्रचंड साइक्लोनिक तूफान होता है, उसके बाद वेरी सेवरेज साइक्लोनिक स्टॉर्म, उसके बाद एक्सट्रीमली सेवरेज साइक्लोनिक स्टॉर्म, फिर सुपर साइक्लोनिक स्टॉर्म आता है। तो ये इधर विंड स्पीड दिया हुआ, जैसे लो प्रेशर एरिया का विंड स्पीड 31 किलोमीटर पर आवर होता है, डिप्रेशन का विंड स्पीड जो होता है वो 31 से 49 किलोमीटर पर आवर होता है, डीप डिप्रेशन का क्या होता है 50 से 61 किलोमीटर पर आवर होता है। हवाओं की गति, हवाएं जो होती है वो 50 से 61 किलोमीटर प्रत्येक घंटा, एक घंटा में 50 से 61 किलोमीटर की गति से बहती हैं। साइक्लोनिक स्टॉर्म में क्या होता है 62 से 88 किलोमीटर पर आवर जो हवाएं हैं वो गति करती हैं। फिर इसे प्रचंड चक्रवातीय तूफान कहते हैं जो 89 से 118 किलोमीटर पर आवर की गति से हवाएं चलती हैं। वेरी सेवरेज साइक्लोनिक स्टॉर्म यानी कि अत्यधिक प्रचंड साइक्लोनिक स्टॉर्म, ये एक्सट्रीमली यानी अत्यंत अत्यधिक सेवरेज साइक्लोनिक स्टॉर्म, तो ये 167 से 221 किलोमीटर पर आवर। सुपर साइक्लोनिक स्टॉर्म जो कि सबसे भयानक चक्रवात होता है, सबसे विनाशकारी इसमें होता है, तो वो 222 किलोमीटर पर आवर से भी ज़्यादा हो सकता है इसकी हवाओं की गति। ये है स्ट्रक्चर किसका? ट्रॉपिकल साइक्लोन का। तो ये किस साइक्लोन का स्ट्रक्चर है? ट्रॉपिकल साइक्लोन का स्ट्रक्चर है उष्णकटिबंधीय चक्रवात की। तो साइक्लोन का जो स्ट्रक्चर होता है वो इस प्रकार से होता है, बीच में क्या होता है आई, चक्रवात की आँख होती है, और जो हवाएं होती हैं वो चारों तरफ से लो प्रेशर, यहाँ पे तो लो प्रेशर होता है, कहाँ पे? केंद्र में लो प्रेशर होता है, और जो बाहर से हवाएं आती हैं वो हाई प्रेशर की हवाएं होती हैं, चारों साइड से आती हैं, चारों साइड से क्या होती है हाई प्रेशर की हवाएं आती हैं। और जब चारों साइड से हवाएं जो होती हैं वो लो प्रेशर को भरने के लिए आती है चारों तरफ से, और ये हवाएं जो होती हैं वो सीधे लो प्रेशर की तरफ ना जाके ये क्या होती है, ये गोल गोल घूमने लगती है। कैसे घूमने लगती है? गोल गोल घूमने लगती है, और इसी तरह जो गोल गोल घूमती है इसी से चक्रवात बनता है। विंड डायरेक्शन कैसे होता है? बाहर से अंदर की ओर, जो विंड डायरेक्शन होता है वो बाहर से अंदर की ओर होती है, और बीच में जो क्षेत्र होता है वो एकदम शांत क्षेत्र होता है, शांत एरिया होता है, उसे हम चक्रवात की आँख कहते हैं। क्या कहते हैं? चक्रवात की आँख कहते हैं इसको। और यहाँ पे लो प्रेशर एरिया बनती है, और यहाँ पे लो प्रेशर एरिया बनता है, और जब चक्रवात आता है तो भारी वर्षा होती है। तो इस प्रकार से चक्रवात का मैप बनाना है यानी डायग्राम। अब अगला टॉपिक है जियोलॉजिकल क्रॉस सेक्शन। जियोलॉजिकल क्रॉस सेक्शन, तो इसका इंट्रोडक्शन हम जानते हैं, परिचय। जियोलॉजिकल क्रॉस सेक्शन पृथ्वी की सतह के नीचे स्थित सेल स्तरों का ऊर्ध्वाधर चित्रण है। पृथ्वी की सतह के नीचे सेल जो होता है वो स्तरों में बटा होता है, और उन्हीं सेल स्तरों का अगर ऊर्ध्वाधर चित्रण किया जाए तो उसे जियोलॉजिकल क्रॉस सेक्शन कहते हैं। उसका ऊर्ध्वाधर यानी वर्टिकल अगर मैपिंग करेंगे उसे, तो उसे हम जियोलॉजिकल क्रॉस सेक्शन कहते हैं। इसे किसी मानचित्र पर खींची गई रेखा जैसे कि ये भी के आधार पर बनाया जाता है। इससे हमें चट्टानों की बनावट, मोटाई, झुकाव तथा उनके क्रम की जानकारी मिलती है। तो जियोलॉजिकल क्रॉस सेक्शन से हमें किसकी जानकारी मिलती है? तो इससे हमें चट्टानों की बनावट के बारे में पता चलता है कि चट्टानें कैसे बनी हैं, किस चीज़ से बनी हैं। उसकी मोटाई का पता चलता है, कौन से चट्टान कितनी मोटाई है, उसकी कितनी मोटाई है, कितने डिग्री में झुका हुआ है, और किस क्रम का, उनके क्रम की पता चलती है, यानी इस चट्टान के बाद कौन सा चट्टान है, तो क्रम की भी जानकारी मिलती है। किससे? जियोलॉजिकल क्रॉस सेक्शन से। यह भूगोल और भूविज्ञान के अध्ययन, जियोग्राफी और जियोलॉजी दोनों के अध्ययन में यह अत्यंत महत्वपूर्ण है, क्योंकि इसके माध्यम से भूमिगत संरचना को समझा जा सकता है। किसके माध्यम से? इसी जियोलॉजिकल क्रॉस सेक्शन के माध्यम से हम पृथ्वी के भूमिगत संरचना को समझ सकते हैं, यानी कि भूमि के अंदर की स्ट्रक्चर को हम समझ सकते हैं।
तो इसका डेफिनेशन क्या है, यानी जियोलॉजिकल क्रॉस सेक्शन क्या है। अगर कोई पूछेगा परिभाषा बताओ, तो किसी भूवैज्ञानिक मानचित्र पर दी, यानी जियोलॉजिकल क्रॉस सेक्शन जो है वो किसी भूवैज्ञानिक मानचित्र पर दी गई एक निर्धारित रेखा के अनुसार भूमिगत सेल परतों को ऊर्ध्वाधर चित्रण है। भूमिगत सेल परतों का क्या है, ऊर्ध्वाधर चित्रण ही जियोलॉजिकल क्रॉस सेक्शन है। तो किसी भी भूवैज्ञानिक मानचित्र पर दी गई एक निर्धारित रेखा के अनुसार भूमिगत सेल परतों का ऊर्ध्वाधर चित्रण ही क्या है, जियोलॉजिकल क्रॉस सेक्शन है। अब इसका उद्देश्य क्या होता है, जियोलॉजिकल क्रॉस सेक्शन का क्या ऑब्जेक्टिव्स है, तो सेल स्तरों की स्थिति को समझना, इसके माध्यम से हम सेल स्तरों की स्थिति को समझ सकते हैं। चट्टानों की मोटाई एवं क्रम का अध्ययन करना, उसके बाद चट्टानों की डीप यानी कि उसका झुकाव को जानना, यानी कितने एंगल में जो चट्टानें हैं वो झुकी हुई हैं। मानचित्र को व्यवहारिक रूप से समझना, यानी कि प्रैक्टिकली रूप से हम मानचित्र को समझ पाते हैं, किसके माध्यम से, तो जियोलॉजिकल क्रॉस सेक्शन के माध्यम से। अब इसका इम्पोर्टेंस क्या है, महत्व क्या है जियोलॉजिकल क्रॉस सेक्शन का, तो इसका महत्व है खनिजों की खोज में यह उपयोगी होता है। हम अगर जियोलॉजिकल क्रॉस सेक्शन के माध्यम से ये पता कर लें कि कौन सी चट्टानें जो हैं वो कैसे पाई जाती हैं और उसका झुकाव कैसा है, उसका बनावट कैसी है, कहाँ पे अवसादी चट्टानें पाई जाती है, कहाँ पे लाइम स्टोन, कहाँ पे ये सैंड स्टोन पाई जाती है, इससे हमें खनिजों को ढूंढने में, खोजने में मदद मिलती है, क्योंकि जो विशेष प्रकार की खनिजें हैं वो विशेष प्रकार की चट्टानों में ही पाई जाती हैं। तो इस प्रकार से हम खनिज को आसानी से खोज सकते हैं। और दूसरा क्या है इसका महत्व, बांध, सुरंग, सड़क निर्माण में सहायक होता है। बांध का निर्माण करना है, सुरंग का निर्माण करना है, सड़क का निर्माण, तो इसके निर्माण से पहले हम अगर चट्टान के बारे में जानेंगे कि यहाँ किस प्रकार की चट्टानें पाई जाती हैं, तो उसी प्रकार से हम वहाँ पे अगर कठोर चट्टानें पाई जाएंगी तो वहाँ पे सड़क या सुरंग का निर्माण करना क्या होगा, कठिन होगा। या तो सुरंग का निर्माण वहीं पे किया जाएगा जहाँ पे चट्टानें जो मजबूत हों ताकि धंसे ना। फिर भूगर्भीय संरचना को समझने में सहायक, यानी कि भूमि के अंदर की जो संरचना है उसको समझने में भी सहायक होता है। चौथा क्या है, आपदा प्रबंधन और भूकंप अध्ययन में भी उपयोगी होता है। ये जो जियोलॉजिकल क्रॉस सेक्शन है वो आपदा प्रबंधन और भूकंप के अध्ययन में भी क्या होता है, उपयोगी होता है। अब डिस्क्रिप्शन ऑफ द गिवन क्रॉस सेक्शन, यानी दिए गए चित्र जो यहाँ पे दिया गया है, ये एक प्रकार से डायग्राम है और इसी डायग्राम से हम यहाँ पे ये बनाए हैं जियोलॉजिकल क्रॉस सेक्शन एलोंग लाइन। ये भी तो जो चित्र में दिया गया है उसके बारे में यहाँ पे बताया गया है, डिस्क्रिप्शन किया गया है, उसका वर्णन किया गया है। तो क्या बताया गया है कि दिए गए क्रॉस सेक्शन में ये भी रेखा ये भी के साथ विभिन्न अवसादी चट्टानों को दर्शाया गया है। कौन से चट्टान को दर्शाया गया है, तो अवसादी चट्टानों को दर्शाया गया है। कौन कौन से चट्टान हैं, तो पहला है लाइमस्टोन, दूसरा है मडस्टोन, ग्रिट और सैंडस्टोन। लाइमस्टोन का मतलब होता है चूना पत्थर और सैंडस्टोन का मतलब होता है बलुआ पत्थर। सभी चट्टानें एक दिशा में झुकी हुई, यानी कि एक ही एंगल में झुकी हुई हैं और एक दिशा में झुकी हुई हैं। 30 डिग्री एंगल है उनका। तो डीप एंगल लगभग कितना है, 30 डिग्री दर्शाया गया है। यहाँ पे भी 30 डिग्री है, यहाँ पे भी 30 डिग्री है और यहाँ पे भी 30 डिग्री है। तो जो सभी चट्टानें हैं वो 30 डिग्री में क्या है, झुकी हुई हैं। और इसी डायग्राम के माध्यम से, किस डायग्राम के माध्यम से, इसके माध्यम से, इसके प्रयोग से यहाँ पे बनाया गया है ये डायग्राम। तो उसका प्रयोग जो है वो किस प्रकार से किया गया और ये डायग्राम कैसे बना, ये तो इसमें नहीं बता सकते हैं, इसके लिए एक अलग वीडियो बनाना पड़ेगा। अगला टॉपिक है फूड चेन एंड फूड वेब, यानी कि खाद्य श्रृंखला और खाद्य जाल। तो सबसे पहले हम खाद्य श्रृंखला के बारे में जानेंगे, यानी फूड चेन के बारे में। खाद्य श्रृंखला क्या होती है, खाद्य श्रृंखला विभिन्न जीवों का वह रैखिक क्रम है, यानी कि ये अनेक जीवों का रैखिक क्रम होता है, एक क्रम वाइज, जिसमें ऊर्जा और पोषक तत्व एक जीव से दूसरे जीव में स्थानांतरित होते हैं। क्या होता है, ऊर्जा और पोषक तत्व जो होता है वो एक जीव से दूसरे जीव में स्थानांतरित होता है। यह दर्शाता है, और यह दर्शाता जो खाद्य श्रृंखला वो क्या दर्शाता है, यह दर्शाता है कि पारिस्थितिकी तंत्र में कौन सा जीव जो है वो किस जीव को खाता है, कौन सा जीव किस जीव को खाता है, यही दर्शाता है इसमें। तो खाद्य श्रृंखला जो है वो विभिन्न जीवों का एक रैखिक क्रम होता है, जिसमें ऊर्जा और पोषक तत्व एक जीव से दूसरे जीव में स्थानांतरित होते हैं। अब इसका मुख्य घटक क्या है, इसका मुख्य घटक है, जैसे एक सामान्य खाद्य श्रृंखला में निम्नलिखित 4 या 5 मुख्य कड़ियाँ होती हैं। कितने होते हैं, या तो 4 या तो 5 मुख्य कड़ियाँ जो है वो होती हैं। पहला है उत्पादक, पहला घटक वो क्या है, उत्पादक, जिसे हम इंग्लिश में प्रोड्यूसर कहते हैं। ये स्वपोषी होते हैं, उत्पादक जो होते हैं वो स्वपोषी होते हैं, जैसे कि हरे पौधे जो सूर्य के प्रकाश से अपना भोजन स्वयं बनाते हैं।
उसे हम क्या कहते हैं, उत्पादक कहते हैं। सेकंड जो है, दूसरा घटक जो है वो प्राथमिक उपभोक्ता है, यानी कि प्राइमरी कंज्यूमर जिसको कहते हैं। तो ये शाकाहारी जीव होते हैं जो सीधे पौधों को खाते हैं, जैसे कि टिड्डा हो गया, खरगोश हो गया। तो ये सब शाकाहारी जीव होते हैं और ये सीधे पौधों को ही खाते हैं, उसे हम प्राथमिक उपभोक्ता कहते हैं। उसके बाद आता है द्वितीयक उपभोक्ता। तो ये मांसाहारी जीव होते हैं जो शाकाहारी जीवों को यानी कि प्राथमिक उपभोक्ता को खाते हैं, जैसे कि मेढक हो गया, लोमड़ी हो गया। मेढक क्या करेगा, टिड्डा को खाता है, लोमड़ी जैसे खरगोश को खाता है। तो ये प्राथमिक उपभोक्ता के जीवों को खाते हैं। तृतीयक उपभोक्ता क्या है, तो ये वे शिकारी होते हैं या तो वे मांसाहारी जीव होते हैं जो अन्य मांसाहारियों को खाते हैं, जैसे कि सांप, ये मेढक को खा जाएगी। बाज, ये सांप को खाती है। शेर, शेर लोमड़ी को भी खा सकती है, ये खरगोश को भी खा सकती है। तो इस प्रकार से शेर जो है वो सबको, ये तृतीयक उपभोक्ता में आती है। और उसके बाद आता है चौथा, जो पांचवा जो घटक है खाद्य श्रृंखला का, वो है अपघटक। और ये अपघटक क्या होता है, ये मृत जीवों को यानी कि जो मरे हुए जीव होते हैं उसको सड़ाकर पोषक तत्वों को वापस क्या करता है, मिट्टी में मिला देते हैं, जैसे कि कवक, बैक्टीरिया, ये सब अपघटक यानी कि डिकम्पोजर कहलाते हैं। ये सब क्या करते हैं, मरे हुए जीवों को डिकम्पोज करते हैं, उन्हें सड़ाकर गलाकर क्या करते हैं, उनके पोषक तत्वों को वापस मिट्टी में मिला देते हैं। और फिर मिट्टी से क्या होता है, वो पोषक तत्व तो पेड़ पौधों में जाता है और इसी प्रकार से ये चक्र घूमता रहता है। अब ऊर्जा का प्रवाह कैसे होता है खाद्य श्रृंखला में, तो खाद्य श्रृंखला में जो ऊर्जा का प्रवाह होता है वो हमेशा एक दिशीय यानी यूनिडायरेक्शनल होता है। कभी भी जो ऊर्जा है वो वापस पीछे नहीं लौटता, हमेशा आगे की ओर जाता है, वो एक दिशीय यूनिडायरेक्शनल होता है। जैसे कि पेड़ पौधा, तो पेड़ पौधा को खाने वाला क्या है, टिड्डा या तो खरगोश खाया, अब उससे ऊर्जा का प्रवाह उससे आगे हुआ टिड्डा और खरगोश में। पेड़ पौधा से ऊर्जा का प्रवाह कहाँ पे गया, टिड्डा और खरगोश में। अब टिड्डा और खरगोश को मेढक और लोमड़ी खा जाती है, अब उन लोग से जो ऊर्जा का प्रवाह हुआ वो मेढक और लोमड़ी में, उसके बाद फिर सांप, बाज और शेर में जाता है। इस प्रकार से ऊर्जा का प्रवाह हमेशा एक दिशा आगे की ओर बढ़ते रहता है। अब 10% ऊर्जा नियम, तो ये लिंडमान नियम के नाम से भी, लिंडमान लॉ के नाम से भी जाना जाता है। तो प्रत्येक स्तर पर केवल 10% ऊर्जा ही अगले स्तर पर पहुंचती है, बाकी 90% ऊष्मा के रूप में क्या होता है, वो नष्ट हो जाते हैं। तो 10% का ऊर्जा नियम क्या है, 10% का नियम, तो प्रत्येक स्तर पर क्या होता है, केवल 10% ऊर्जा ही अगले स्तर को प्राप्त होती है, बाकी जो 90% होता है वो ऊष्मा के रूप में नष्ट हो जाता है। अब उदाहरण के लिए खाद्य श्रृंखला का उदाहरण अगर हम देंगे तो एक घास के मैदान की खाद्य श्रृंखला इस प्रकार से होती है। फॉर एग्जाम्पल के लिए जैसे कि घास जो होता है वो उत्पादक है, प्रोड्यूसर है। तो घास को कौन खाता है, टिड्डा खाता है जो कि प्राथमिक उपभोक्ता में आएगा। फिर टिड्डा को मेढक खा जाता है, वो द्वितीयक उपभोक्ता में आएगा, सेकेंडरी कंज्यूमर में आएगा। उसके बाद मेढक को सांप खा जाती है, तो सांप तृतीयक उपभोक्ता में आता है। फिर सांप को बाज खाता है, ये शीर्ष शिकारी है, शीर्ष उपभोक्ता होती है। शीर्ष उपभोक्ता जो होता है इसका कोई भी प्राकृतिक दुश्मन नहीं होता, यानी इसको खाने वाला कोई नहीं होता। ये जब मरता है तो इसे बैक्टीरिया, कवक यानी अपघटक के द्वारा इसे अपघटन किया जाता है, मतलब सड़ाकर गलाकर इसे वापस में मिट्टी में मिला दिया जाता है। अब फूड वेब यानी कि खाद्य जाल। तो खाद्य जाल क्या होता है, प्रकृति में एक जीव जो होता है वो केवल एक ही प्रकार का आहार तो नहीं करता, मतलब कि जैसे कि ये जो मेढक है वो टिड्डा को भी खाएगा और सारे छोटे मोटे जो कीट होते हैं उसको भी खा सकता है। तो इस प्रकार से प्रकृति में एक जीव केवल एक ही प्रकार का आहार नहीं करता, केवल एक ही प्रकार का आहार जो है वो नहीं लेता, बल्कि वह कई अलग अलग जीवों को खा सकता है। वो कई अलग अलग जीवों को क्या कर सकता है, खा सकता है। जब किसी पारिस्थितिकी तंत्र में बहुत सारी खाद्य श्रृंखलाएं आपस में जुड़ जाती हैं तो उसे खाद्य जाल कहते हैं। जिस प्रकार से ये खाद्य श्रृंखला यहाँ पे बना है घास के मैदान में, इसी प्रकार से अगर बहुत सारी खाद्य श्रृंखला आपस में जुड़कर एक खाद्य जाल बनाएंगे तो उसे हम खाद्य जाल कहेंगे। तो क्या होती है, बहुत सारी खाद्य श्रृंखला जो होती है वो आपस में जुड़कर खाद्य जाल का निर्माण करती है, उसे हम खाद्य जाल कहते हैं। इस प्रकार से यहाँ पे डायग्राम है फूड चेन का यानी खाद्य श्रृंखला का। तो इसमें क्या होता है, सबसे पहले प्रोड्यूसर, ये घास है जिसे हम प्रोड्यूसर कहते हैं, उत्पादक कहते हैं। और उत्पादक को कौन खाए, प्राइमरी कंज्यूमर, ये टिड्डा है, क्या है, टिड्डा है। फिर टिड्डा को पक्षी खा जाती है जो सेकेंडरी कंज्यूमर में आएगी, ये पक्षी टिड्डा को खा गई। उसके बाद पक्षी को खाने वाला कौन है, टर्शियरी कंज्यूमर जिसे हम तृतीयक उपभोक्ता कहते हैं, ये सांप है, स्नेक। उसके बाद तो सांप को कौन खा जाता है, बाज खा जाता है। तो बाज जो होता है एपेक्स
डेटर में आता है। तो एपेक्स प्रेडेटर को हम क्या कहते हैं, शीर्ष उपभोक्ता या तो फाइनल कंज्यूमर कह सकते हैं। उसके बाद इसे तो इसका कोई प्राकृतिक दुश्मन नहीं होता, जिसके कारण ये जब मरता है तो इसे कवक और जीवाणु जो होते हैं वो क्या करते हैं, बैक्टीरिया ये सब इससे सड़ा गला कर इसे वापस मिट्टी में मिला देते हैं, यानी डिकम्पोज हो जाता है डिकम्पोजर के द्वारा। फिर इस जब मिट्टी में मिल जाता है तो मिट्टी से जो पेड़ पौधे या घास जो होते हैं वो पोषक तत्व तो प्राप्त करते, तो ये वापस कहाँ पे चला जाता है, पेड़ पौधों में ही चला जाता है, घास में ही चला जाता है। तो इस प्रकार से क्या होता है, फूड चेन जो होता है वो चलता ही रहता है, खाद्य श्रृंखला एक जीव से दूसरे जीव में। उसके बाद ये है फूड वेब का डायग्राम। फूड वेब का जो डायग्राम होता है इसमें जैसे कि देख रहे हैं बहुत सारे खाद्य श्रृंखला हैं, जैसे कि एक ये हो गया खाद्य श्रृंखला, दूसरा ये, तीसरा ये, चौथा ये, 4 खाद्य श्रृंखला यहाँ पे मिलकर एक खाद्य जाल बना है, यानी कि 4 फूड चेन जो है वो मिलकर एक फूड वेब बना है। तो इसमें जो है वो हर जीव जो होता है वो दूसरे जीव को खा रही है। जैसे पेड़ पौधा को खाने वाला कौन कौन है, तो वो खरगोश नहीं, ये तो गिलहरी है, स्क्वायरल तो गिलहरी खाती है, ग्रास हॉपर यानी कि टिड्डा पेड़ पौधा को खाता है, रेबिट यानी खरगोश खाता है, डियर खाता है, हिरन खाता है। तो ये सभी शाकाहारी जीव हैं जो सीधे पौधों को खाते हैं। उसके बाद इन्हें भी खाने वाले कोई हैं, जैसे टिड्डा को मेढक भी खाएगा, पक्षी भी खाएगी, और ये स्क्वायरल को यानी गिलहरी को उल्लू खाती है। फिर क्या होता है, पक्षी को या मेढक को स्नेक खा लेता है। तो इस प्रकार से हर एक जीव को दूसरे जीव जो है वो खाते हैं, तो फूड वेब बनता है। इस प्रकार से सेमेस्टर 4 ज्योग्राफी प्रैक्टिकल का सारा जो टॉपिक है वो ख़त्म हो चुका है। ये लास्ट ही था। धन्यवाद।